नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज की सीए की कड़ी में, करंट अफेयर्स एनालिसिस की कड़ी में हम बात करेंगे रेलवे के विद्युतीकरण पर। आपने रेलवे तो देखा ही होगा, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में या कहीं कहीं पर आपको ज़रूर रेलवे देखने को मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे ये लाइन है, पटरी है, मतलब ये पटरी है, ये पटरी है, तो ट्रेन इसी पर से जाती थी, डीजल से जाती थी, उससे पहले भाप से जाती थी, कोयले से। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ के इसके पास में दो खंभे गड़े होते हैं। आप अधिकतर देखा करेंगे बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी रेल लाइनों पर, और इसके साइड में दो अलग अलग खंभे गड़े होते हैं, और दोनों खंभों पर ऐसे तार दौड़ता है, मतलब ऐसे लगा होता है, और उस पर बीच में लाइन के बीच में, मतलब रेलवे लाइन के बीच में तार दौड़ता है। और जब ट्रेन आती है तो उसका ऊपरी हिस्सा, ट्रेन के ऊपरी हिस्सा एक पूरा सिस्टम लगा होता है बिजली वाला, और यह तार के माध्यम से बिजली लेता है, और ये बिजली से ही चलता है, मतलब डीजल का कोई खर्चा नहीं होता। तो आज हम इसी पर बात करेंगे रेलवे के विद्युतीकरण पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है, और इसके बाद बात करेंगे इसका इतिहास क्या है रेलवे का, और इसके बाद फिर से बात करेंगे इससे फ़ायदा क्या है। और विद्युत जो है अक्षय ऊर्जा है, हम इसको पानी से, ज़मीन से, हवा से पैदा कर सकते हैं, और सूर्य की रोशनी से भी। तो यह अक्षय ऊर्जा है, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। इसलिए जो डीजल है और पेट्रोल और ये सब जो होते हैं, ये क्षय हो जाते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे निकाले जाते हैं, और एक समय आता है जब ये ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए हम अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देते हैं। तो सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के विद्युतीकरण पर खर्च करना शुरू कर दिया है, और जगह जगह पर आप रेलवे में विद्युतीकृत रेलवे लाइन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री कौन है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तरी पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकृत दीघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया, और दीघावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नए विद्युतीकृत रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। आपके प्री के लिए क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, ऐसे बनेगा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर नए विद्युतीकृत रेल मार्ग का उद्घाटन किया है। सब आपका आंसर क्या होगा, दीघावाड़ा स्टेशन पर। दीघावाड़ा स्टेशन पर नए विद्युतीकृत रेल मार्ग का उद्घाटन किया है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। तो देखेंगे सबसे पहले रेलवे का इतिहास क्या रहा है। 1832 में भारत में रेलवे को लेकर मद्रास में प्रस्तुत किया गया था। वैसे तो भारत में ट्रेन कब चली थी, 1853 में, लेकिन इसका पहला प्रयास जो प्रस्ताव के रूप में आया था 1832 में मद्रास में आया था। तो भारत में रेलवे के लेकर पहला प्रस्ताव मद्रास में 1832 में प्रस्तुत किया गया था, और 1837 में भारत को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली, जिसे सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। 1837 में भारत को ट्रेन मिली जिसका नाम था रेड हिल रेलवे, और इसे किस लिए मिला, सड़क निर्माण हेतु, जो कंक्रीट, पत्थर और ग्रेनाइट ये सब लाने होते थे, इसके लिए यह मिला। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रेनाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण कर सके, मतलब आवागमन के लिए ग्रेनाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। तो 1837 मिला। अब बात करते हैं 1853 में, जब हमारी पहली ट्रेन चली। अब पहले 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली फिर, बोरी बंदर, मुंबई और ठाणे के बीच चली। मुंबई के स्टेशन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी 1853 में, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी भी थी। 1853 में चली थी। कौन सा चलाया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। 1925 में, फरवरी 1925 में भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। जो पहला ट्रेन था जो 1853 में चली थी, वो कोयला से चलता था, कोयला के भाप से। लेकिन 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, जो मतलब बिजली से चलती थी। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे पहले वह अंग्रेजों की थी, प्राइवेट थी, निजी हाथों में थी, अंग्रेज खुद निजी हाथों में थे। लेकिन 1927 की आज़ादी के बाद 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आपका उत्तर होगा 1951 में, 1951 में। अब बात करते हैं वर्तमान में विद्युतीकरण कैसे है।
भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रॉड गेज नेटवर्क क्या होता है? इस रेलवे में दो लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है। तो बड़ी लाइन में बड़ी लाइन में अधिकतर ट्रेनें दौड़ती हैं और छोटी लाइन भी होती है। तो 2023 तक अपने सभी बड़ी लाइनों को विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रॉड गेज मार्ग को 66% से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है। जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन मतलब जो चौड़ी लाइन है, जैसे दो लाइन होती है, एक कम चौड़ी होती है, एक ज़्यादा चौड़ी होती है। जो ज़्यादा चौड़ी लाइन होती है इसे ब्रॉड गेज कहते हैं। तो भारत में जितना भी बड़ा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है उसका 66% हिस्सा अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बाद रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में वर्ष 2014 से 20 के दौरान विद्युतीकरण में 371% की वृद्धि दर्ज की है। कितना पूरा किया है? 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 के बीच जो 5 साल की अपेक्षा में, 2014 से 20 पिछले 5 साल की अपेक्षा में, कांग्रेस सरकार की 5 साल की अपेक्षा में भाजपा सरकार की 6 सालों में उसका 371% काम किया है रेलवे के विद्युतीकरण में। अब बात करते हैं विद्युतीकरण का लाभ क्या है। गति, सबसे पहले क्या होता है? गति बढ़ जाती है। 100% विद्युतीकरण के परिणाम स्वरूप बाधा रहित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा। और ट्रैक्शन, कर्षण में परिवर्तन यानी डीजल में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोक कर रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो सकेगी। यह क्या है? गति, गति बढ़ जाएगी। जैसे 100% विद्युतीकरण हो जाए, जैसे पूरा अगर सभी लाइन विद्युतीकरण हो जाएंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि जो ट्रेन का संचालन होगा वह बाधा रहित होगा, बिना रोक टोक चलेगा। जैसे जगह जगह पर आप ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो देखते हैं लाइन नहीं मिल रहा है, तमाम समस्या होती है जिससे ट्रेन जगह जगह रुक जाती है। लेकिन जब सब जगह विद्युतीकरण रहेगा तो ट्रेन जहाँ से चलेगी, जहाँ उसका स्टॉपेज रहेगा वहीं पर रुकेगी। और ट्रैक्शन में कर्षण में परिवर्तन यानी डीजल से इलेक्ट्रिक, जैसे ट्रेन में डीजल पड़ता है तो डीजल से थोड़ा ही चलने लगता है, डीजल का कर्षण होता है तो डीजल इलेक्ट्रिक बिजली में परिवर्तित हो जाती है, तो जिसके माध्यम से चलता है। लेकिन यह आंतरिक क्रिया है, इसमें ज़्यादा डीजल लग जाता है। और इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन परिवर्तन के कारण जिससे, और उसके बाद देखते हैं आप स्टेशन में कभी कभी जब ट्रेन जाने के कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार ट्रेन डीजल चलती रहती, स्टार्ट रहती, बंद नहीं होती है। आप कहीं भी स्टेशन पर जाकर देखिए जो आपको नज़दीकी स्टेशन हो और वहाँ पर ट्रेन का वहीं से ट्रेन चलती हो। जैसे मैं प्रयाग स्टेशन के पास रहता हूँ तो प्रयाग स्टेशन के पास जब कभी जाता हूँ देखता हूँ अगर ट्रेन की टाइमिंग रात में 1 बजे है तो वह शाम 5 बजे से ही चलना वो स्टार्ट रहती है, 7-8 घंटे बाद। अगर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन ट्रेन बंद ही नहीं होती है, तो इसमें बहुत सारा डीजल खर्चा होता है। लेकिन जब बिजली आ जाएगा, जब बिजली के माध्यम से चलेगा तो जब ट्रेन स्टार्ट करेंगे स्टार्ट रहेगा, जब बंद करेंगे बंद रहेगा, और उसके बाद जब चलेगा तभी बिजली खर्चा होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बिजली नहीं खर्चा होगा। और डीजल इंजन से ज़्यादा डीजल खर्चा होता है क्योंकि डीजल इंजन हमेशा स्टार्ट रहता है, इसको बंद जल्दी नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कर्सर क्या है। किसी चीज़ को सतह पर खींचने और धकेलने की क्रिया है। ट्रैक्शन किसी चीज़ को चाहे जैसे ट्रेन को पटरी पर खींचने और धकेलने की क्रिया कर्षण है। क्षमता क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति और अधिक वहन क्षमता के कारण भारतीय रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति ट्रेन की जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो ट्रेन बनाने वाली संस्था है, इसकी उच्च गति और अधिक वहन क्षमता यह डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक लोगों को ले भी जा सकती है। जैसे डीजल इंजन में अधिकतर 8-10 डिब्बे जुड़ते हैं, उसकी अपेक्षा में उतने ऊर्जा में 12-13 डिब्बे जुड़ जाएंगे बिजली वाले में। तो यह भारतीय रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगी। लाइन क्षमता का अभिप्राय किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या से है। जैसे डीजल इंजन रहता है तो वहीं पर खड़ी रहती है, कई ट्रेनें खड़ी रहती हैं। लेकिन जब बिजली का इंजन रहता है वो ट्रेन हमेशा आती जाती रहती है क्योंकि ऊर्जा का हमेशा क्षरण नहीं होता है और यह अक्षय ऊर्जा है। इससे सुरक्षा भी रहेगी। बिजली के माध्यम से बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली के चलते ट्रेन परिचालन में सुरक्षा बढ़ेगी और जगह जगह पर ट्रेन रुकेगा नहीं और वित्तीय बोझ में कमी होगी। डीजल ट्रैक्शन तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल है।
डीजल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीजल की तुलना में 50% तक सस्ती होती हैं। वही ना, जब डीजल इंजन से वही ना जैसे जब डीजल इंजन होता है, कहीं पर रुकी उसके बाद भी अगर 1 घंटा 2 घंटा रुकी है तब भी स्टार्ट रहती है और उसका डीजल खर्चा होता रहता है। लेकिन जब बिजली का रहता है तो रुकी तो रहती है, बंद नहीं होती है, लेकिन जब वो चलेगी तभी बिजली खर्चा होगा, बल्कि नहीं तो हल्का हल्का बिजली खर्चा होगा। इससे वित्तीय बोझ में मतलब पैसे में कमी आएगी, मतलब खर्चे में कमी आएगी और इसका निर्बाध संचालन हो सकेगा। तो उपनगरीय क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को एक आदर्श रेल वाहन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बार बार ट्रेन रोकने और शुरू करने की आवश्यकता होती है। जैसे उपनगरीय क्षेत्र हैं, जैसे बम्बई उपनगरीय क्षेत्र, दिल्ली उपनगरीय क्षेत्र, मतलब ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसके जिसके पास पास में छोटे छोटे शहर बसे हैं। तो एक शहर से दूसरे, जैसे रोजगार के लिए मुंबई है, मुंबई के आसपास में कई 10-12 शहर बसे हुए हैं, तो सब वहाँ पर लोकल ट्रेनें चलती हैं, जिसको उपनगरीय क्षेत्र में लोकल ट्रेनें कहा जाता है। दिल्ली में भी चलती हैं, जैसे आपको नोएडा गाजियाबाद जो भी है उसके पास पास में, तो वहाँ से दिल्ली जाने के लिए अच्छा रहता है। मतलब ये लोकल ट्रेनें होती हैं, हर स्टेशन पर रुकती हैं, जिससे बिजली मतलब अगर डीजल इंजन रहेगा तो बार बार खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और बिजली जैसे नहीं होता है, और इससे रोजगार सृजन होगा। अनुमान के मुताबिक रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20.4 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा सकेगा, जिससे रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक मतलब रिसर्च के अनुसार, जब रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में, जब रेलवे का विद्युतीकरण शुरू की मतलब शुरुआत में तकरीबन 20.4 करोड़ मानव दिवस, मतलब लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे रोजगार की काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे इतने दिन तो मिलेगा, अगर को 20 करोड़ श्रमिक लग जाएंगे तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर एक साल चल रहा है तो कम से कम 10 लाख 12 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और इससे ऊर्जा सुरक्षा भी रहेगी। 100% विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन की खपत में लगभग 2.83 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष की कमी आएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों GHG के उत्सर्जन में कमी आएगी। विद्युतीकरण को रेलवे में पर्यावरण से अधिक अनुकूल विकल्प माना जा सकता है। जो विद्युतीकरण है यह पर्यावरण के लिए डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि 100% विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन की खपत, मतलब डीजल हुआ तो इसकी खपत, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? डीजल होता है, पेट्रोल होता है, जो ज़मीन से खोदा जाता है, जो ज़मीन में, जैसे डीजल पेट्रोल कैसे बनते हैं? जब कोई पेड़ मतलब ज़मीन के अंदर, जैसे ऊपर से मिट्टी रहेगी, अंदर क्रिया के कारण बन जाती है, तो इससे 2.83 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष की कमी आएगी। जैसे इतना 2.83 बिलियन लीटर मतलब 2.83 अरब लीटर डीजल की बचत होगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों मतलब इतना दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2027-28 तक रेलवे का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 24% तक कम हो जाएगा। अगर विद्युतीकरण हो जाएगा तो 2027-28 तक रेलवे में CO2 का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 24% तक कम हो जाएगा। ईंधन बिल में कमी। विद्युतीकरण के कारण ईंधन बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी, क्योंकि डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रखरखाव काफ़ी सुगम और सस्ता है। इसको मैंने अभी बताया था कि इसका रखरखाव जो है काफ़ी सस्ता है। डीजल इंजन के लिए बार बार साफ़ करना सब कुछ, और लगातार स्टार्ट रहता है, इसमें इंजन में दिक्कत होती है, यही सब। और बाकी जब इलेक्ट्रिक रहती है तो ये सब ना साफ़ करने का खर्चा, ना कुछ इसका रखरखाव खर्चा भी नहीं होता है। तो 13,510 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होती है। इससे अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग होगा। अक्षय ऊर्जा मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा, यहाँ की जल से होने वाली ऊर्जा, हवा से होने वाली ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होती है, ज़मीन से ऊर्जा। और इससे और डीजल है और पेट्रोल है, ये ज़मीन के अंदर से खोदी जाती है, जीवाश्म ईंधन है, इसको यह खपत हो जाती है। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर ऊर्जा आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का निर्णय लिया था। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, जैसे बड़े बड़े सोलर पैनल लगाना, बड़े बड़े पवन चक्की लगाना, और जिससे खुद की बिजली पैदा कर सके, तो इसके लिए 2020 में निर्णय लिया था। भारतीय रेलवे अपनी ट्रैक्शन शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी। ये भी बताया आपको, सोलर पैनल के माध्यम से प्रयोग करेगी। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।